नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। मित्रों, अब तक हमने लाइफ साइंस का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का एक साथ ही वीडियो कर दिए हैं। पार्ट 3 हम देखेंगे। मित्रों, पार्ट 1-2 में क्वेश्चन पेपर हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में भी था, पर पार्ट 3 में सिर्फ बंगला में है, जो आप देख सकते हैं। 4 प्रश्न दिया गया है और चारों प्रश्न बंगला में है, हिंदी में नहीं दिया गया है और न ही अंग्रेजी में। पर हम यहाँ पर सबका एक एक करके हिंदी करने के साथ उत्तर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये रहा उसका हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 1 नंबर, निम्न लक्षणों के आधार पर अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखें। किसके आधार पर? ये 4 लक्षण हैं। पहला, जनकों की संख्या, जनकों पर बिंदी होगा, को पर, जनकों की संख्या। दूसरा है गैमेट उत्पादन, ग माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता। तो इन 3 लक्षणों के आधार पर अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखना है। अगला है इसी प्रश्न का अगला अंश है, कुछ प्राणी मुकुलन अर्थात बर्डिंग प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। किस तरह आप उपयुक्त कथन को सत्यापित करेंगे? कथन यही कि कुछ प्राणी मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं, तो इस कथन को आप सत्यापित करेंगे किस तरह से? तो चलिए एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। पहले, लक्षणों के आधार पर अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में अंतर। जनकों की संख्या, गैमेट उत्पादन, माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता। इन 3 लक्षणों के आधार पर ये रहा आपका उत्तर मित्रों। विषय जनकों की संख्या, गैमेट उत्पादन, माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? जनकों की संख्या में, इसमें जनकों की संख्या 1 होती है। लैंगिक प्रजनन में इसमें जनकों की संख्या 2 होती है। गैमेट उत्पादन का जहाँ तक प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन इसमें गैमेट उत्पादन नहीं होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में गैमेट उत्पादन होता है। ग माइटोसिस और मियोसिस पर निर्भरता का जहाँ तक प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन में माइटोसिस होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। तो मित्रों, उत्तर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। और दूसरा प्रश्न है, कुछ प्राणी मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। किस तरह आप उपयुक्त कथन को सत्यापित करेंगे? चित्र आप देख रहे हैं, ये हाइड्रा का चित्र है, ये जनक है और इससे ये निकला मुकुल है। चलिए देखते हैं उत्तर। हाइड्रा एक साधारण बहुकोशिकीय जीव है। मित्रों, मैं यहाँ पर कथन को सत्यापित करेंगे किस तरह आप, मैं हाइड्रा के मदद से कथन को सत्यापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। कुछ प्राणी मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं, इसी को मैं सत्यापित करने की कोशिश करूँगा हाइड्रा के माध्यम से। तब देख लिए उत्तर। हाइड्रा एक साधारण बहुकोशिकीय जीव है जो सदैव ताजे पानी में रहता है। पुनर्कोशिका विभाजन विधि द्वारा हाइड्रा के शरीर के एक ओर, देख रहे हैं, एक ओर उभार बन जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। इसे मुकुल कहते हैं। इसके बाद मुकुल का एक मुंह और उद्धर्म की वृद्धि होती है। ये एक मुंह और उद्धर्म है, इसकी वृद्धि होती है। अंत में जनक हाइड्रा से, ये जनक हाइड्रा हुआ, जनक हाइड्रा से नया जीव स्वयं को अलग कर लेता है। इस तरह से
ये नेहा जी स्वयं को अलग कर लिया। तो इस तरह हाइड्रा के अलावे कुछ प्राणी जैसे ईस्ट, स्पंज और छत्रक प्रजाति की कुछ मछलियां मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन संपन्न करते हैं। तो ये रहा उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हिंदी है। सपुष्पक पौधों के क्षेत्र में निषेचन एवं नए पौधों का निर्माण कैसे होता है, उसे एक रेखा चित्र द्वारा दिखाइए। दूसरा प्रश्न इसी में, पर परागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन की 2 असुविधाओं का उल्लेख करें। तो चलिए मित्रों, पहला उत्तर देखते हैं। पहले अंश का, सपुष्पक पौधों के क्षेत्र में निषेचन एवं नए पौधों का निर्माण कैसे होता है, उसे एक रेखा चित्र द्वारा देखा जाए। इसके पहले कि मैं रेखा चित्र द्वारा दिखाऊं, कुछ समझने की बात है, समझ लेते हैं। आप फूलों में देखे होंगे इस तरह से, इसे पुंकेसर कहते हैं, नर जनन अंग है। और ये जो वृंत हैं उसे पुष्प वृंत कहते हैं, और ये पराग कोश है। ठीक है, तो ये पुंग तंतु और ये पराग कोश। ये पराग कोश में क्या होता है, देखिए मित्रों, ये पराग कोश यहाँ का दूसरे पौधे के, ये देख रहे हैं यहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। ये जो लाल लाल है ना, वर्तिकाग्र है। तो यहाँ से पराग कोश दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचा। ये जो पराग कोश है, वहाँ से परागकण यहाँ का परागकण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। तो ये हुआ। अगला हम देखते हैं एक और, अपने ही परागकण, मतलब अपने परागकण का परागकण अपने ही पौधों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो ये स्वपरागण है, ये पर परागण है, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और जब ये पहुँचता है दूसरे पर, तो ये देख रहे हैं आप, परागण यहाँ पहुँच कर ये वर्तिकाग्र के ऊपर जो पहुँचा चपक जाता है, फिर वहाँ से होते हुए आपका पराग नालिका से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है, बीजांड में, और अंडाशय के बीजांड में पहुँचने के बाद वहाँ मिलन होता है, ये निषेचन होता है। इसी को हम देखेंगे। सपुष्पक पौधों के क्षेत्र में निषेचन एवं नए पौधों का निर्माण रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। उत्तर यहाँ से है। उत्तर है, परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुँचना। परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुँचना। वर्तिकाग्र के चिपचिपे सतह द्वारा परागकण को चिपका लेना। पराग नलिका जो अंडाशय के अंदर वर्तिकाग्र से बीजांड तक होती है, परागकण का बीजांड की ओर सरकना। बीजांड में परागकण अर्थात नर कोशिका का मादा कोश के साथ मिलन से युग्मज का निर्माण होना, अर्थात निषेचन होना। तो निषेचन तक पहुंच गए हम, अब नए पौधों का निर्माण। तो युग्मज जो हुआ निर्माण, तो युग्मज का भ्रूण में तथा युग्मज जो है भ्रूण बदल जाता है, तथा बीजांड का बीज में विकास, बीजांड बीज बदल जाता है। अंडाशय का फल में विकास, बीज का स्थानांतरण और अनुकूलन परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण। तो ये हो गया नए पौधों का निर्माण। तो रेखा चित्र द्वारा इसे दिखा दिया गया है। आप ये समझ रहे हैं, यहाँ पर जो मैं शब्द का प्रयोग किया हूँ, इस तरह से अंकुरण हो गया। उत्तर पूरा हुआ मित्रों, आपको यही दोनों बना लिख देना है, उत्तर हो जाएगा। अब अगले भाग की तरफ पहुँचते हैं कि पर परागण की 2 असुविधाओं का उल्लेख कर। जैसा कि हमने जिक्र किया, पर परागण देख रहे हैं होता क्या है। उत्तर है, पर परागण के साधनों जैसे वायु, जल, पक्षी और कीट पतंग के पर्याप्त अभाव में परागण की अनिश्चितता। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए
यहाँ का परागकण, इसके वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए जो माध्यम चाहिए, जो साधन चाहिए, वायु, जल, पक्षी, कीट पतंग, अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, उस समय जब ज़रूरत है तब नहीं मिला, तो अनिश्चित है ना, परागण तो होगा नहीं, ये असुविधा है। दूसरा है एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना। अब मित्रों, इसको परागण करने के लिए इस पुष्प पर निर्भर रहना पड़ रहा है, ना ये रहेगा ना इसका होगा, तो ये भी एक असुविधा है। तो ये दो असुविधा पूरा हुआ उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसका हिंदी है, माइक्रो प्रोपागेशन पद्धति में पृथक्कृत कोश या उत्तक के छोटे टुकड़े से कैसे एम्ब्रायड तैयार होता है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या करना है, फिर प्रजनन का महत्व लिखिए। मित्रों, समझा कर बताना है। तो हम शुरुआत करेंगे माइक्रो प्रोपागेशन क्या है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन वह विधि है जिसके द्वारा कोशिकाओं के कृत्रिम पालन अर्थात टिश्यू कल्चर से पूर्णांग या एक ही प्रकार के असंख्य पौधों का निर्माण किया जाता है। तो आप समझ गए, माइक्रो प्रोपागेशन वह विधि है जिसके द्वारा कोशिकाओं के कृत्रिम पालन से या कोशिकाओं के टिश्यू कल्चर से पूर्णांग या एक ही प्रकार के असंख्य पौधों का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में पृथक्कृत कोश या उत्तक के छोटे टुकड़े से निम्न रूप से एम्ब्रायड तैयार होता है। होता क्या है, सबसे पहले एक्सप्लांट का पृथक्करण किया जाता है, उसके बाद उसका निर्बीजकरण किया जाता है, तब इसे पोषक माध्यम में स्थानांतरण किया जाता है, उसके बाद कोश विभाजन होता है तथा कैलाश की सृष्टि होती है। अंत में निर्दिष्ट अनुपात में हार्मोन प्रयोग कर एम्ब्रायड तैयार किया जाता है। तो ये रहा एम्ब्रायड तैयार करने तक की व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रजनन का महत्व लिखिए। प्रजनन का महत्व, प्रजनन द्वारा पौधों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ये पादप प्रजनन का है, ये उसको जंतु प्रजनन में प्रजनन के माध्यम से जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उत्तर पूरा हुआ मित्रों। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, रेखा चित्रे साहाय्य। अच्छा, हिंदी इसका है, रेखा चित्र की सहायता से फर्न में पीढ़ी एकांतरण को समझाओ। क्योंकि ये पिछले वर्षों आया है, कुछ वर्षों पहले, शायद 17, 18, 19 में होगा। तो ये माध्यमिक में आया हुआ प्रश्न है। तो जो उत्तर आपका भी आखिरी में माध्यमिक टेस्ट पेपर मिलता है फ्री में सरकार की तरफ से, तो उसमें पिछले साल का पेपर्स का समाधान रहता है। जैसे कि इस बार आपको मिलेगा मित्रों, आपको माध्यमिक टेस्ट पेपर, हालांकि बांग्ला में रहता है, पर उत्तर 2020 में जो भी प्रश्न आए हैं उसका उत्तर दिया रहेगा उसमें। तो इस तरह उत्तर दिया हुआ था, वहीं से मैं लिया हूँ, ये बोर्ड का उत्तर है। द फॉर्म में पीढ़ी एकांतरण का रेखा चित्र, हमने सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद कर दिया है। तो यहाँ शुरुआत होगा, रेणु मातृकोश 2n, मियोसिस कोश का विभाजन के माध्यम से रेणु में बदलता है, रेणु n, लिंगधारी देह n जो है पुमंग और जायंग। इसके बाद माइटोसिस के माध्यम से जो विभाजन होता है, इसके बाद शुक्राणु n और जीवाणु n, इन दोनों का निषेचन होता है। उसके बाद जायगोट होता है 2n। जायगोट के पश्चात भ्रूण का विकास व परिपक्वता 2n, फिर रेणुधारी देह 2n और उसके बाद रेणुस्थली 2n के बाद फिर मातृ कोशिका। ये है आपका फर्न में पीढ़ी एकांतरण का रेखा चित्र। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उत्तर पूरा हुआ मेरे ख्याल से। जी हाँ, उत्तर पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। 1, 2 के बाद तीसरा है लाइफ साइंस का, और इस तरह के पार्ट 3 का और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब तक गणित हो गया है, अंग्रेजी हो गया है, ये लाइफ साइंस हो गया, और आगे कुछ बच्चे भी का भी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।